हम लोगों ने, जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि आप लोग आयुष्मान कार्ड पे काम करो, लोगों की बहुत हेल्प होगी। उन लोगों ने शहर में 25,000 लोगों को चश्मे दिए। जो माइनॉरिटी समाज है उसको डरा के रखा गया कि बीजेपी आएगी तो आपको खा जाएगी। 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। जितना कड़वा बोलेगा वो हमारा नेता होगा। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि वे असल में शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। आदमी की उस बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहता है जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन क्या वे कर पा रहे हैं और इसमें सामाजिक संगठनों के बिना आखिर यह कैसे संभव हो पाएगा? इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब्बास साहब हैं, जो अंबर फाउंडेशन चलाते हैं और वर्षों वर्ष ये काम करते रहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल है चुनाव कर रहे हैं, बात तो भी यही करते हैं कि वो जनता का भला चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आखिर वो इतने वर्षों बाद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जुड़ा हूँ और मैंने वो विल पावर उनके अंदर महसूस करी है कि वो चाहते हैं कि हर तरीके से गरीब ज़रूरतमंद की मदद हो, चाहे वो सरकार के स्तर से हो और चाहे वो किसी निजी संस्था के माध्यम से हो, लेकिन हर इंसान तक सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए। मैं जब से उनसे जुड़ा करीब 2 साल से मैंने महसूस किया कि उन्होंने हमारी हर स्कीम को बढ़ावा दिया और उसके अलावा बहुत से नए आइडियाज़ शेयर किए जिसके माध्यम से हम लोग और ज़रूरतमंदों तक पहुँच कर उनकी मदद कर पाए। तो आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल लोग जो है, जो सभी राजनीति के लिए बात तो कहते हैं, नेता सभी ये बात तो कहते हैं, लेकिन आपको लगता है असल में वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है? देखिए, मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, आयुष्मान कार्ड, और अगर मैं बात करूं लखनऊ के उन ज़रूरतमंद एरियाज़ की, तो मैंने देखा कि सरकार ने 2011 के डेटा पे, जब कांग्रेस सरकार थी, उस डेटा पे ईमानदारी से इसकी आमदनी 2,40,000 से कम थी, उसका आयुष्मान कार्ड बना के 2018 में पोर्टल पे डाल दिया। बट जिसका बना वो गरीब ज़रूरतमंद है, अनपढ़ है, उसको निकालना नहीं आता, डाउनलोड करना नहीं आता। तो ये उन पार्टीज़ की जिम्मेदारी थी जिसको उसने वोट दिया। बहुत सारे हमारे, अगर हम माइनॉरिटीज़ की और ऐसे लोगों की बात करें कि जिन्होंने अलग अलग पार्टीज़ को वोट दिया और उन्होंने अपने वोटर को छोड़ दिया, ऐसा ही उन्होंने अपने वोटर को कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया कि वो आयुष्मान कार्ड उनका डाउनलोड करके दें। ऐसे 8,500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने, जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि आप लोग आयुष्मान कार्ड पे काम करो, लोगों की बहुत हेल्प होगी, तब से अभी तक लगभग हम लोगों ने 8,500 से 9,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके दिए। इसमें से तमाम लोगों ने अपने इलाज कराए, तमाम लोगों ने ऑपरेशंस कराए। और जब इन लोगों को ये एहसास होता है कि ये वो कार्ड है जो हमारा 6 साल 7 साल पहले बना था और अभी तक नहीं मिला था, तो उनको बड़ा दुख और अफसोस होता है कि हम किन पार्टी या किन लोगों के साथ जुड़े थे। भले मैं उनके वोटर था, वो हार गए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि मुझे सरकारी सुविधाओं तक पहुँच मुहैया कराते। और जब उनको ये मिला कार्ड तो उन्होंने अफसोस भी किया इस बात पर कि मैंने पिछले 6-7 सालों में लाखों रुपये इलाज में फूंक दिए, अगर ये कार्ड मुझे समय से मिल गया होता तो आज वो लाखों रुपए से मैं पैसे वाला होता। ठीक है, तो मतलब आपको मैंने देखा है, आप बस्ती बैठते आपको देखा है, चश्मे बांटते आपको देखा है, आयुष्मान कार्ड आप बांट रहे हैं, और आपकी कोशिश ये होती है कि जो खास तौर से मुस्लिम एजुकेशन को एम्पावर्ड करना। तो आपको लगता है कि सभी के लिए शिक्षा जरूरी है या मुसलमानों के लिए थोड़ी ज़्यादा जरूरी है? देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है ज़रूरतमंद तक पहुँच। जैसे राजनाथ सिंह साहब ने भी हमसे कहा कि जब ये बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू करना तो कभी किसी का नाम ना पूछना। इस शहर के अंदर मनकामेश्वर मंदिर, एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ की महंत हैं, महंत दिव्यागिरी जी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने मंदिर के अंदर बहुत से प्रोग्राम किए और तमाम ज़रूरतमंदों को चश्मे बांटे। हम लोगों ने शहर में 25,000 लोगों को चश्मे दिए और इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हिंदू भी, सभी लोग मौजूद हैं, पूरा गुलदस्ता हमारे पास है। इसके अलावा एजुकेशन पर हम लोगों ने काम किया, तो इंडिया की एक बहुत बड़ी कोचिंग है धेय IAS, लखनऊ के DM साहब उनके स्टूडेंट हैं। इनके साथ मिलके हम लोगों ने 2022 में जो बैच पढ़ने भेजा था 292 लड़कियों का, उसमें लगभग 35 लड़कियां माइनॉरिटी से थी, बाकी हिंदू कम्युनिटी से थी। उसमें हमारी 13 बच्चियां सेलेक्ट हुई। पिछले साल रिजल्ट आया, एक माइनॉरिटी से है और 6 शेड्यूल कास्ट से हैं, 6 अपर कास्ट से हैं, ऐसे करके 13 बच्चियां हुई। इस साल भी हमारी 265 लड़कियां पढ़ रही हैं, जिसमें से 75 माइनॉरिटी से हैं, बाकी हिंदू कम्युनिटी से हैं। तो काम देखिए, शिक्षा की ज़रूरत हर उस जगह पर है जहाँ पर अंधेरा है, और अंधेरा हर जगह पे है थोड़ा थोड़ा, तो उस थोड़े थोड़े अंधेरे में रोशनी लानी है। ठीक है। अच्छा, जब आप काम करते हैं और जाते होंगे लोगों की, तो लोग सोचते होंगे कि ये जो काम कर रहे हैं इसका उद्देश्य कहीं पॉलिटिकल है, कहीं राजनीतिक है, ये राजनीतिक मंशा के कारण आ रहे हैं। तो उससे लोगों में ये तो नहीं होता कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हो वो हमारे लिए नहीं कर रहे हो, अपने वोट के लिए कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ये हमारे साथ लागू नहीं होता।
ये बहुत से उन लोगों के साथ लागू होता है जो अभी 1 महीना पहले निकले हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से और कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए तो मैं काम करूँगा, क्योंकि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है 40,000 लोगों की हेल्प करने का। हमने 25,000 चश्मे बांटे हैं जो इसी शहर में है, हमने 1200 ऑपरेशन कराया जो इसी शहर में है, 1,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जो इसी शहर में है, 600 कलेक्टर बेटियाँ पूरे यूपी से पढ़ रही हैं लड़कियाँ, एक उड़ान प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट का, वो भी इसी शहर के अंदर हो रहा है। तो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस बात के लिए लोग हम पे भरोसा करते हैं क्योंकि हमने 1.5 साल उनके लिए काम किया है और 1.5 साल पहले से राजनाथ सिंह जी की फ़ोटो हमारे बैनर पे थी और हमने उसी दिन कहा था कि हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी करिएगा, और लोगों की मदद हुई है, लोग ज़मीनी स्तर पे काम देख रहे हैं, इसलिए अब उनको अंबर फाउंडेशन के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है कि हम उनको वोट मांग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि जब आप जाते हैं लोगों के बीच में बातचीत करते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में कुछ किया नहीं गया और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाई? देखिए, मैं अगर इस पर्सपेक्टिव में अगर केवल माइनॉरिटी की बात करूं तो मैंने महसूस किया कि हमारे जो माइनॉरिटी समाज है उसको डरा के रखा गया कि बीजेपी आएगी तो आपको खा जाएगी। ये 10 साल पहले चलता था, 10 साल बाद आई, आज सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जीएसटी भी है, नोटबंदी भी हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन लोग अपनी काबिलियत से घटे या बढ़े, कोई घटा भी कोई बढ़ा भी, लेकिन वो उसमें उनकी काबिलियत का रोल है और कई बार किस्मत भी कह सकते हैं आप। सरकार ने किसी का हाथ पकड़ के उसको नीचे नहीं खींचा। हम लोग अब लोगों से कहते हैं कि भाई राशन ऐसा तो नहीं हिंदू को 6 किलो मिलता है, मुस्लिम को 5 किलो मिल रहा है, कहीं पे कोई ग्राउंड लेवल जो गवर्नेंस पार्ट है वहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, हर जगह पे। देखिए, आईएएस का रिजल्ट अभी आया, 51 बच्चे पास हुए, 2004 से 14 और 14 से 24, 10-10 सालों का आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा मुस्लिम बच्चे आईएएस बने हैं इन 10 सालों में। ये साफ एग्जाम्पल है कि पार्शियलिटी नहीं हो रही है, काबिल को बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो यही हम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये है कि पूरे मुस्लिम समाज को दूसरी पार्टीज़ के द्वारा एक डर में, एक दबाव में, उनके दिमाग में जहर बो दिया गया है कि आप अगर बीजेपी की तरफ जाएंगे तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जैसे कि मुस्लिम समाज कहता है कि बीजेपी धर्म का सहारा लेती है। मैं उन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों से आजकल मिलता हूं और देखता हूं, उनके ग्रुप पे और बात करता हूं, ये लोग बीजेपी से ना जुड़ने देने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। कुरान, हदीस, शरीयत, धार्मिक किताबें, धार्मिक कोड, मौलानाओं के बयान इस तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी का साथ दिया तो आप धर्म से निकाल दिए गए या धार्मिक गुनाहगार हो गए। काम की बात नहीं होने दी जा रही है। बहुत सारे ग्रुप में हम लोगों की टीम एक्टिव रहती है, तो हम लोगों ने उस बहस को धर्म से हटा के काम पे लाए। हमने कहा आप काम की बात करिए, आप 2 साल में केवल अंबर फाउंडेशन की बात कर ली, सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार तो बहुत बड़ा काम कर रही है, अब अंबर फाउंडेशन का जवाब किसी के पास नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब राजनाथ सिंह साहब एक आदमी वफा अब्बास को खड़ा कर सकते हैं जो 35-40 हज़ार लोगों की हेल्प कर सकता है, तो क्या किसी के पास एक वफा अब्बास नहीं है जो हज़ारों लोगों की हेल्प कर पाए? आप लोग धर्म के आधार पर चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों को धर्म के आधार पर दूर कर रहे हैं सरकार की स्कीम से। इस बार के चुनाव में आप देखिएगा, मैं लखनऊ की बात कर सकता हूँ क्योंकि लखनऊ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन जिन जगहों पे हम लोगों ने काउंसलिंग करी है, जहाँ लोगों तक बात हो पाई है, वहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार माइनॉरिटीज़ का वोट राजनाथ जी की तरफ जाएगा। ठीक हो जाता भी रहा है जी। बहुत सारी बात और भी उठती है कि आपको लगता है कि जिनके राजनीतिक दलों में ने पाले खींच दिए हैं, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, जी, जी। और इसीलिए उनको लगता है कि हम ये बांट के अपना काम तो कर लेंगे और अगर चाहे इनको ये इनके लिए काम करें या न करें, धर्म जात के आधार पर अंत में वोट हमले मिल जाएगा। तो आपको लगता है ये भी एक वजह है कि गरीब अभी तक वोट बैंक नहीं हो पाया है, अशिक्षित वोट बैंक नहीं हो पाया है, वो भी जातियों में बटा है? अब देखिए, ये कहीं ना कहीं एक वजह तो है। ये जो पार्टीज़ हैं बहुत सारी अपोजिशन में, ये सब उन्होंने फैला तो रखा है, इसी चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। राजनाथ सिंह साहब का विज़न एकदम क्लियर है कि हम लोग बिना नाम देखे, बिना जाति धर्म देखे हर एक की मदद करना चाहते हैं, करते रहें और करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लखनऊ एक एग्जाम्पल सेट करेगा। अगर इस बार वो लोग रक्षा मंत्री से जुड़े जो लोग अभी तक सरकार से नहीं जुड़े थे, तो ये सारी पार्टीज़ के लिए और उन सारे नेताओं के लिए एक मैसेज होगा कि अगर हम बेहतर काम करेंगे तो धर्म जाति से पीछे हो जाएगी और इंसान सही आदमी का साथ देगा। ठीक। तो मेरी इस बार लखनऊ वालों से भी हम लोग ये अपील भी करते रहते हैं कि आप लोग इस बार इन सब चीज़ों को छोड़िए और जो इंसान राजनाथ सिंह साहब की मदद कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, उनका हाथ पकड़िए, ताकि ये एक मैसेज बनेगा सबके लिए, तो फ़ायदा घूम फिर के आपका ही होगा। ठीक है। अच्छा, बताओ, आप एक सेट करना चाहते हैं कि जो लेगेसी अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उनको लिबरल माना जाता था कि मुस्लिम उनके साथ है, तो उसी ट्रेडिशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस बार एक नजीर पैदा करना चाहते हैं लखनऊ से कि पूरे देश में एक मैसेज जाए, संदेश जाए। बिल्कुल। देखिए, इस बार जिस तरह के हालात हम लोग देख रहे हैं, मुझे और शहरों का मैं फिर के मुझे नहीं पता कि मैं लखनऊ से बाहर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लखनऊ मैंने महसूस किया कि लखनऊ का एक अलग सा माहौल है। आप लोग लखनऊ में जाएंगे, सर्वे करेंगे
उन एरियाज़ में इस बार राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है जहां आज तक के कभी बीजेपी का लोग झंडा लेके जाने से डरते थे या कहते थे कि जा नहीं सकता। जैसे बिल्लौशपुरा है, जैसे नूरबाड़ी है, जैसे और बहुत सारे एरिया हैं। बल्कि इवन बहुत सारे पत्रकार और लोगों ने मुझसे कहा कि इस बार ऐसी जगहों पे मीटिंगें हो रही हैं जहां कभी कोई मीटिंग के लिए सोचता भी नहीं था। तो हाँ साहब, बात यह है कि जब आप बात करते होंगे एक पर्टिकुलर कि राजनाथ सिंह बहुत अच्छे आदमी है, मान लिया कि राजनाथ सिंह बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन सरकार तो केंद्र में बीजेपी की बननी है और उसके एजेंडे पे अल्पसंख्यक कहीं है नहीं। जी। तो हम इनको जिता के भी करेंगे तो ये क्या मुश्किल नहीं आती होगी कि जो बीजेपी के नेताओं के तमाम बयान आते हैं, बीजेपी के नेताओं के तमाम भाषणों में जब जिक्र होता है तो फिर वो कहते नहीं होंगे साहब आप बात तो कह रहे हैं राजनाथ होंगे अच्छे आदमी लेकिन पार्टी में तो खराब है। देखिए ऐसा है कि लोग तो हैं, लोग तो अपनी बात कहते ही रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है कि एक बाप बेटा गधे बैठे थे तो लोगों ने कहा दोनों गधे बैठे हैं। बेटा उतर गया तो लोगों ने कहा बेटा पैदल चल रहा। बाप बैठे हैं, बाप उतर गया तो लोगों ने कहा बेटा बैठा है। दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा लो गधा खाली चल रहा है। तो ये तो दुनिया है, कुछ ना कुछ कहती रहेगी। ओवरऑल हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्ट के अंदर क्या क्या है वो सभी पार्टीज़ का आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चलता रहता है। हमें उसको कहीं ना कहीं से इग्नोर करना चाहिए। और हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं पे भी आप अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। नहीं मैं ये करेंगे, मैं कह रहा हूँ मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब गिरिराज सिंह का बयान आता है, साक्षी महाराज का बयान आता है, साध्वी प्रज्ञा का बयान आता है, तो वो और मुसलमानों के खिलाफ आता है, तो वो आप जब कन्विंस करते होंगे तो कहेंगे भाई साहब आप बात तो कर रहे हैं और उसी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं जो हमें हमारे खिलाफ खड़ी है। देखिए हम लोग यहाँ पे लोगों से ये कहते हैं कि हम लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ नेताओं को एक्स बोलें और दूसरे धर्म में कुछ नेताओं को वाई बोलें तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप यूट्यूब उठाइए या व्हाट्सएप उठाइए, उस पर देखिए कि एक तरफ के धर्म के लोग के अगुवा दूसरे धर्म के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ वाले पहले को दे रहे हैं। वीडियोस दोनों साइड के अवेलेबल हैं, आप देखना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्ट वाले को इग्नोर करिए और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सांसद राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे सीएम योगी जी हैं। आप लोग 10 साल पहले का वो टाइम याद कर लीजिए जब राशन सड़ जाता था, वीडियो आते थे। इस पे तो विपक्ष आरोप लगाता है कि साहब आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, चुने हुए लोगों पे आप अगर कोई जात धर्म देख के भी कार्रवाई करते हैं। और क्या प्रदेश में तमाम ऐसे माफियाओं की लिस्ट लेके विपक्ष घूम रहा है जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो कहाँ खत्म हो गए? देखिए जैसे विकास दुबे का मामला था वो आपके सामने है। अरे और जो बहुत सारे मामले थे, विजय सिंह है, चुलबुल सिंह है, धनंजय सिंह है, अभय सिंह है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो उसी क्राइटेरिया में आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाँ दूसरे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, तो आप कैसे कहेंगे कि सारे माफिया खत्म हो गए? देखिए मैंने NCRB की वेबसाइट से, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की वेबसाइट से एक डेटा निकाला था कि पिछले 12-16 महीने में कितने इनकाउंटर हुए। तो वो डेटा आप भी निकालिएगा, तो उस डेटा में आपको सभी के नाम मिलेंगे। मतलब इस धर्म के ही मिलेंगे तो उस धर्म के ही मिलेंगे। हम स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन वो लिस्ट आप लोग डाउनलोड करके खुद पढ़िए, उसमें आपको सबके नाम मिल जाएंगे, सबके सरनेम अलग अलग होंगे। आपको खुद महसूस होगा कि आप जो देखना चाहते हैं वो तमाम लोग आपको दिखाते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड उठा के देखिए, वहाँ पे जो नाम अवेलेबल है, जिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए, वहाँ पर सारे नाम दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा ये कहीं दुश्वारी होती है सर, थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि बीजेपी के लिए मुस्लिम को कन्विंस करना? देखिए थोड़ा सा दुश्वारी है क्योंकि लोगों के दिमाग में जहर तो भर दिया गया है। मैंने ये महसूस किया है कि हम लोग अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में पर्सनल काउंसलिंग जिनकी कर रहे हैं और लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि आपको सरकार के साथ रहने से क्या बेनिफिट है। 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, 10 सालों के पीछे तमाम मऊ दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा और बहुत सारे दंगे हुए। इन 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, इस 10 सालों में गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। इन सारी वजहों से और सरकार की जो ग्रुप लेवल की स्कीम है, देखिए सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब वो पहले अंगूठा फर्जी लगा के, साइन फर्जी बना के पैसा निकल जाता था। आज या तो पैसा बेनिफिशियरी को मिलेगा और या तो नहीं मिलेगा, दो ही ऑप्शन है, या तो वापस जाएगा या तो मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लग गई है। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो आप जब मेन स्ट्रीम में रहेंगे, आप सरकार के अंदर रहेंगे, सरकार का पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर अपना पक्ष रख सकते हैं बनिस्बत कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दें और एकदम साइडलाइन हो जाएं और बाहर से बात करें तो कोई मतलब नहीं होगा उसका। एक यहाँ पे एक बहुत कट्टर मोहल्ला बोला जाता था बिल्लौशपुरा। बिल्लौशपुरा में एक सड़क बननी थी, वो सड़क करीब 28 साल से नहीं बनी और 28 साल में वो सभी सरकारें चली गई जो सर पे टोपी लगाए घूमती थी, लेकिन वो सब सड़क नहीं बनी, बुनियादी काम। 28 साल के बाद हम लोग मिले, 1.5 साल पहले राजनाथ सिंह साहब के सामने मामला पहुंचा, तो पहले तो उन्होंने अपने कई लोगों को डांटा कि ये सड़क मेरे सामने क्यों नहीं आई 25 साल में, 28 साल में। तो बहरहाल वो सड़क फाइनली बन गई
और कुछ ऐसे लोगों ने कहा भी कि सर आप इसमें 1 करोड़ रुपए चला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा देखो वोट मिले या ना मिले, इंसान की मूलभूत ज़रूरत पूरी होना ज़रूरी है। और आज उस सड़क के बनने से उस पूरे मोहल्ले को फ़ायदा हुआ है, प्लस जितनी वहाँ दुकानें थीं चारों तरफ, उन दुकानों के रोज़गार मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ गए। ठीक है। मतलब जब हम लोग सोचते हैं वफा साहब कि बात करना, तो आपको सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक मुसलमान को बीजेपी के लिए कन्विंस करना मुश्किल है, राजनाथ सिंह के लिए कन्विंस करना आसान है? देखिए राजनाथ सिंह जी का जब नाम आता है तो सारी बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे। ठीक है। उनका जैसे ही नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हर इंसान कह देता है कि नहीं मुझे तो बस ओके, मुझे कोई बात ही नहीं करनी इसके आगे, यानी उनके नाम पे सब सहमत हैं। अब जब और कुछ लोगों के नाम आते हैं तो हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, देखिए आपका पीएम आपके साथ है, आपका सीएम आपके साथ है, अब कोई एक्स वाई जेड कोई है कुछ कह रहा है, आपको क्या लेना देना, ना वो आपका सांसद है, ना वो पीएम है, ना सीएम है, ना कोई आपका जानने वाला है। हर आदमी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, आपके लोग भी तो कह रहे हैं। तो जिसको जो करना है करने दीजिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ग्राउंड पे, अगर गवर्नमेंट का गवर्नेंस पार्ट अच्छा है तो सपोर्ट करिए। मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस पे सिर्फ गवर्नेंस पे देखना चाहिए, बाकी चीज़ें कुछ अगर हैं भी तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। एआई का ज़माना है, चीज़ें बदल रही हैं, ये हिंदू मुस्लिम मुझे लगता है थोड़े दिन की बात और है। जब एआई जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लोगों के सामने चीज़ें आती जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इस मुसलमानों को कैसे समझाते होंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे में कहती था हमने राम मंदिर बनाया, हमने धारा 370 खत्म की, हम तो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, और जब इन बातों को लेकर के वो मंच में प्रचारित करते हैं तो आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे कि भाई साहब उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसने बाबरी मस्जिद गिराई। देखिए 3 तलाक का जो मुद्दा है, हम लोग जैसे 25,000 तो चश्मे बांटे हम लोगों ने, उसमें अगर हम लोग माइनॉरिटीज़ पार्ट की बात करें तो लगभग 16-17 हज़ार माइनॉरिटीज़ जुड़े थे, उसमें से लगभग 11-12 हज़ार महिलाएँ थीं। महिलाओं की तादाद बहुत बड़ी थी, हमारे जितने प्रोग्राम हुए उसमें 70% महिलाएँ आती हैं और मैक्सिमम सुन्नी पब्लिक होती है, कुछ शिया भी होते हैं। इन महिलाओं से जब हम लोग पुरुषों को हटा के बात करते हैं और इनसे बोलते हैं 3 तलाक का मुद्दा कैसा रहा, तो ये महिलाएं अकेले में ऑफ द रिकॉर्ड विदाउट कैमरा हाथ उठा के ज़ोर से कहती हैं कि ये काम है जो मोदी जी ने बहुत बेहतर किया है। काफ़ी लोगों के हस्बैंड दारू पीते थे, किसी का बीपी बढ़ा रहता था, कोई गुस्से में, कोई सऊदी अरब में, ये फ़ोन पे गुस्सा गर्मी में झगड़े में 3 तलाक बोल देते थे। तो आप कहते थे, अब लोगों ने कहा औरतों ने कि अब इनको डंडे का डर है, और कहने कितने तलाक होने से रुक गए और जो बातचीत और सुलह मशवरे से निपट गए। तो ये तो एक बहुत अच्छा काम हुआ है जो मुझे लगता है, देखिए अब मैं इसको धार्मिक नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको सोशल नज़रिए से कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा काम है, क्योंकि बहुत से औरतों की और बहुत से उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब होने से इससे बची हैं। लेकिन बीजेपी ये भी तो कहती है वफा साहब कि वो आ जाएंगे तो बीजेपी आएगी तो सरिया कानून को ख़त्म कर देगी, सरिया लाना पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म कर देगी, हमारे धार्मिक आधारों पे कुठाराघात करेगी। तो एक मानता हूँ हो सकता है एक मिट्टी हो, सरकार तो कोई ऐसा कोई काम करती नहीं, लेकिन इसको दूर करना क्या एक चैलेंज होता है? देखिए हम लोग जो लखनऊ में बात करते हैं, हम लोग सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखिए बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं बोल सकता। आप एक समाज सेवी हैं, मैं इसीलिए आपसे बात तो मेरा इन चीज़ों पे ये मानना है कि हम लोग जब राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं और साथ में हम लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान चलता है लॉ एंड ऑर्डर से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई भी चीज़ अगर होगी, कोई भी नियम बदला जाएगा तो जाहिर सी बात उस पर डिबेट होगी। आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट है, आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, तो डिस्कशन होगा, उसके बाद जो बेटर होगा पब्लिक के लिए वो निकल के सामने आएगा। तो अभी से कयास लगाना और कयास के बिना पे किसी का विरोध करना तो वो गलत होगा। आप लोग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनिए, पार्ट ऑफ द सरकार बनिए। जब आप लोग लाखों करोड़ों की तादाद में सरकार की तरफ आएंगे तो अगर कुछ नेगेटिव एलिमेंट कहीं पे हैं तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप वन साइडेड हैं, वो इधर तो आप उधर, आप वो उधर तो आप उधर, तो फिर कैसे आपकी बात सुनी जाएगी? तो आपको लगता है कि अगर आप विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और कैंडिडेट की बात करें तो मुसलमानों को बहुत आसानी से बीजेपी के साथ जोड़ा जा सकता है विकास के नाम पे? बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने महसूस किया है कि जब हम इन लोगों से बात करते हैं, हर इंसान का कोर मुद्दा है कि उसके बच्चे को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, उसको आयुष्मान कार्ड कैसे मिलेगा, उसको गवर्नमेंट की स्कीम, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार की तरफ से विकलांगों को मिलने वाली गाड़ी, सरकारी मकान, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए हैं, जिसको ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में 5-7% ऐसे लोग हैं जिनके पेट भरे हैं, जिनको कहीं से पैसा मिलता होगा या जिनका पेट भरा होगा, या जो ठीक है वो बहुत कानून बताएंगे, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनका मेन मकसद है कि उनको राशन कैसे मिले, उनकी ज़िंदगी में बेटरमेंट कैसे आए, उनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप बच्चों को कैसे मिले, पढ़ने का मौका कैसा मिले, उनका कोर मुद्दा वो है। अब कोर मुद्दे की बात इत्तेफाक से हमारे माइनॉरिटीज़ में करने वाले लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर मैंने जो थोड़े बहुत लोग देखे हैं
जो जितना कड़वा बोलेगा वो हमारा नेता होगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। हम लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि पिछले काफ़ी सालों में जो कड़वा बोलने वाला, देश को तोड़ने की बात करने वाला, नेगेटिव बातें बोलने वाला जो होगा, उसको हम अपना नेता मान लेते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमको इन लोगों को साइडलाइन करना पड़ेगा और हमें उससे बात करनी पड़ेगी जो हमारे डेवलपमेंट की बात करे, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करे, जो हमें सरकार की स्कीम से जोड़ने की बात करे, जो इन बातों को करे। जब आप उसको नेता बनाएंगे तो आपका काम सही से होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सर, आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं जी। और तमाम सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, क्या वजह है कि सरकार के साथ तालमेल बैठ नहीं पाता है? सब सामाजिक संगठन अपनी रफली अपना राग अलापते हैं, सरकार की स्कीमें कुछ अलग होती हैं। अगर दोनों में तालमेल हो जाए तो क्या आपको लगता है बेहतर हो सकता है? और कोई भी काम सरकार बिना सामाजिक संगठनों के देश भर में उतनी आसानी से इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती। ये बात तो आपकी सही है कि सामाजिक संगठन की पहुंच ज़्यादा रूट लेवल पे होती है, क्योंकि उनकी मैन पावर और थोड़ी ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि रूट लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। और जो तालमेल ना बैठ पाने की बात है, अब काफ़ी लोग को मैं जिनको जानता हूँ वो तो तालमेल बैठा के काम करते हैं। कुछ लोगों का मैंने पेपर में पढ़ा है कि वो तालमेल नहीं बैठा पाते और अलग धारा चलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हम लोग जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो गवर्नमेंट की सारी स्कीम को एग्जॉस्ट करा दें। यानी अगर 3 करोड़ आवास आएँ तो 3 करोड़ आवास 3 करोड़ ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएं, उसमें 20 का आदमी घुसने ना पाए। यानी कि जो पैसे वाला हो उसको घुसने से रोकने के लिए सामाजिक संगठन आगे आएँ। अगर आयुष्मान कार्ड आएँ तो आयुष्मान कार्ड करोड़ों की तादाद में बढ़ जाएँ। अगर कोई भी योजना आए तो वो बढ़ जाए, पहुँच जाए। और जब आप सारा गवर्नमेंट की स्कीम, सारा पैसे को जब एग्जॉस्ट करा दें, ख़त्म करा दें, फिर आप कोई ऐसा मुद्दा निकालें कि साहब ये सब तो दे दिया, अब ये भी देना चाहिए। तो अभी आपने वो तो दिया नहीं जो उसके लिए रखा है, जो वापस जा रहा है पैसा। तो जब आप वो नहीं दे पा रहे हैं और आप मांग रहे हैं कुछ और, यानी आपका कोर एजेंडा ही नहीं है कि लोगों तक मदद पहुंचे। आपका कोर एजेंडा है कि डिस्प्यूट पैदा करना और कम्युनल चीज़ों को पैदा करना और हमेशा विरोध की बात करना। आप पहले जो रखा है वो बांट दीजिए, फैला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और जब वो ख़त्म हो जाए तब सरकार से अभी तो बढ़ गया बोल लो, तब तो बात कही जाए तो अच्छा लगेगा। एक सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है सर, सामाजिक संगठनों की भागीदारी आप कहाँ देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि सोशली इम्पोर्टेंट होने के लिए सामाजिक संगठनों को अपने अंदर क्या क्या सुधार लाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे ये काम शुरू, वैसे हम लोग पहले भी 4-5 साल से काम कर रहे थे, बट हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसको करीब 2 साल से शुरू किया। और मैंने ये महसूस किया कि सामाजिक संगठन अगर पैसा कमाने की नीयत से ना आए, सरकार का या प्राइवेट या जो भी उनको फंड जहाँ से आता है, अगर वो 100 रुपये में से 100 रुपये, अपनी सैलरी वैली अलग है, मुद्दा वो कर लें, बट वो 100 रुपये में से 100 रुपये खर्चा करने की कोशिश करें, सैलरी एंड कन्वेंस ट्रांसपोर्ट अलग कर दें, तो बहुत बेटर मदद हो पाएगी। यानी कि जितना भी वो काम कर रहे हैं उसका एट लीस्ट 2 गुना 3 गुना काम वो उतने ही पैसे में कर पाएंगे। लेकिन सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनका कोर मकसद हो केवल और केवल हेल्प और सपोर्ट करना, ना कि पैसे कमाना। क्योंकि हम लोगों ने जितने कम बजट में 40,000 लोगों की मदद करी है, मुझे लगता है कि, और जब मैंने करी तब मुझे एहसास हुआ कि 40,000 लोग इतने कम पैसे में एडजस्ट हो सकते हैं। तो फिर हम लोग सुनते हैं कि 2 करोड़ 100 करोड़ सरकार की यहाँ लेते हैं, वहाँ लेते हैं। तो यानी कि बहुत बड़ी मदद हो सकती है अगर लोग पैसा कमाने की नीयत से ना आए और मदद करने की नीयत से आए। एक आखिरी सवाल ये है कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े देश हैं, समृद्ध देश से, उसमें जो सामाजिक संगठन है वो गवर्नमेंट के पैरेलल काम कर जाते हैं। कई काम तो वो ऐसा कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट के बजट से भी बाहर होता है। तो आपको लगता है भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या भारत में अभी आप लोग उस लेवल तक एनजीओ नहीं पहुंच पाए हैं कि वो अपनी कोई स्कीम पूरे देश भर में लॉन्च करें? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, उसका मैं गलत हूँ, थोड़ा उसको चेक कर लीजिएगा। मुझे जितना पता है कि बहुत बड़े लेवल का नेशनल में कोई एनजीओ नहीं है, मतलब नेशनल सपोर्टेड ऐसा कुछ कह लीजिए आप, इंडियन सपोर्टेड। ज़्यादातर बाहर के एनजीओज़ काम कर रहे हैं। जैसे अब नाम देने से फ़ायदा नहीं चैनल पे आपके, बाहर के एनजीओ ज़्यादा हैं जो बाहर के फंड से काम करते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग के इंटरनल बड़े एनजीओज़ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं हेल्प करना, बट लेकिन वो ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कहीं करें, कन्याकुमारी करें, कश्मीर करें, नागालैंड करें, कहीं करें, बट ऐसे लोगों को ही आप लोग आगे बढ़ाइए, ऐसे लोग सपोर्ट करिए जो आपका एक एक पैसा 100% और बल्कि 10% अपने पास से मिलाएं। आप 100 दीजिए, वो 10 मिलाएं, 110% खर्चा करें, क्योंकि मेन मकसद कोर आपका, मेरा, आपका, सबका है कि पब्लिक तक मदद होनी चाहिए। अब हम लोग कब तक गरीब बने रहेंगे? सरकार आगे बढ़ रही तेज़ी से, 47 का टारगेट है विकसित राष्ट्र का, तो उसमें मेरा, आपका, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को एज ए सोशल सर्विस एजेंसी की तरह से काम करते हुए
लोगों को हेल्प सपोर्ट पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि आगे बढ़ें। सर, बहुत अब आपने कई सरकारें देखी होंगी आती जाती, तो आपको लगता है कि सरकारें बात तो करती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के एजेंडे पे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो काम नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि जो एजेंडे होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं? देखिए, पीछे की सरकारों में तो हम लोगों ने काफ़ी बार ये देखा है कि बहुत सारी स्कीम्स बनती हैं और थोड़े दिन में फिर या तो वो चलती बड़े ज़ोर शोर से हैं, जब तक उसका स्टार्टअप होता है फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और फिर वो ठीक से पहुंच नहीं पाता है। उसी का असर रहा, जो बहुत सारी पीछे की स्कीम्स आई बट ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची। बट कम से कम हम लोग इस बार इस गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि राशन अगर मिल रहा है तो मिलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। वो राशन जो आज से 10 साल पहले सड़ता था, ख़राब होता था, चूहे खाते थे बारिशों में, आप ही लोग वीडियो चलाते थे, कम से कम आज वो गरीबों तक पहुँच रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि इलाज हो रहा है। इसके पहले कई स्कीम मुझे याद हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो स्कीम्स में पैसे इलाज ही नहीं हो पाता था, हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया, उनको पैसे नहीं मिलता था। अब कम से कम इलाज हो रहा है। और ऐसे विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन, कितनी गाड़ियाँ मैंने खुद दिलवाई हैं लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उनके कागज़ जमा करो, एक आध बार फ़ोन करो, फॉर्म भरो और गाड़ी मिल जाती है बैटरी वाली। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वो और बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन काफ़ी बेटर चीज़ें हुई हैं और उम्मीद है आगे हम लोग और बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अपने व्यस्ततम टाइम में से समय निकाला। मैं आपका शेड्यूल देख रहा था, आपका मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन आपने समय दिया, बहुत बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मोहम्मद अब्बास साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की योजनाओं को अमली जामा जमीनी तौर पर सामाजिक संगठन अगर चाहे तो पहुँचा सकते हैं, और वही सबसे बड़ी जनता की सेवा होगी। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। तो हम लोगों ने, जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि आप लोग आयुष्मान कार्ड पे काम करो, लोगों की बहुत हेल्प होगी, उन लोगों ने शहर में 25,000 लोगों को चश्मे दिए। जो माइनॉरिटी समाज है उसको डरा के रखा गया कि बीजेपी आएगी तो आपको खा जाएगी। 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, जितना कड़वा बोलेगा वो हमारा नेता होगा।